हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 04 लेसन 2 क्षेत्रीय राज्य से साम्राज्य तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो मौर्य साम्राज्य के ऊपर में रहेगा, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि बौद्ध काल के अंतर्गत जो भू सीमांकित राज्यों की उत्पत्ति हुई वो किस प्रकार से हुई, गण संघ और राजतंत्र होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहले दोस्तों थोड़ा बेसिक डिटेल इस लेसन के बारे में जानते हैं कि इस लेसन के अंदर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्षेत्रीय राज्य से साम्राज्य तक का सफर किस प्रकार से रहा। आज के समय में जो आप राज्य का स्वरूप देखते हो वो क्या पहले भी इसी तरह का था? दोस्तों, जो आप एमए हिस्ट्री की ये बुक पढ़ रहे हो MHI 04, ठीक है, इसका यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका यूनिट फर्स्ट का जो टाइटल ही है कि प्रारंभिक राज्य संरचना। कहने का मतलब ये कि जो स्टार्टिंग में राज्य थे वो किस प्रकार से थे, उसकी संरचना किस प्रकार की थी, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आज के समय में जो राज्य आपके सामने हैं, आप झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, कोई सा भी राज्य ले लो, तो वहाँ पे क्या है कि एक स्टेट पुलिस होती है, उनकी एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, CM होता है जो उसको लीड करता है राज्य को, उनके मंत्री होते हैं जो प्लानिंग बनाते हैं। तो इस तरह से आज का राज्य दिखता है। तो क्या पहले भी जो आरंभिक राज्य थे वो भी इसी प्रकार के थे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, वहां पे आपने कई बार सुना होगा हिस्ट्री के अंदर में मौर्य साम्राज्य। साम्राज्य मतलब क्या? एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य की अगर बात करो तो आज के भारत, पूरा भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य का सीमा था, ठीक है। आप किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा कि दिल्ली से बिहार तक वो उसकी सीमा थी या फिर झारखंड से यूपी तक सीमा थी। मैं कह रहा हूं कि भारत, पूरा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य की सीमा थी, ठीक है। तो ये किस प्रकार से था? ये क्षेत्रीय जो राज्य थे, छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर उन्होंने एक साम्राज्य तैयार किया, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे कि आज किस प्रकार से ये चीजें होती थी, क्या बात चलती थी, किस तरह से राज्य का उत्पत्ति हुई, ठीक है, राज्य का सफर कैसा रहा, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो से पहले हमें सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल लेनी पड़ेगी पिछले लेसन का, जो हमारा लास्ट लेसन था, राज्य से पूर्व राज्य तक, ठीक है। इसके अंदर में हमने 2 पॉइंट के बारे में फोकस किया था। प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में, जिसके अंदर में हम ऋग्वेद के आधार पर हम ये बोल रहे थे कि यज्ञ करवाए जाते थे, घोड़े को शासक का प्रतीक माना जाता था और घोड़े और रथ को, ठीक है, सत्ता का शासक का प्रतीक माना जाता था, शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ऋग्वेद के आधार पर जो दान दक्षिणा दिए जाते थे, ये सारी चीजें हमने बात करी थी। देवी देवताओं की पूजन की जाती थी। वहीं पे हमने परिवर्तित वैदिक काल के अंदर में यजुर्वेद, सोमवेद, जो बाकी वेद बचते हैं, उनके आधार पर हमने कहा था कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर में ब्राह्मण सबसे ऊपर में, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और सबसे नीचे में आ जाता है शूद्र। इसके बारे में मैंने बताया था आपको। इसके अंदर में हमने ये बोला था कि किस प्रकार से जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो क्षत्रिय के ऊपर एक तरह से मतलब दोनों में क्लैश हुआ करता था, दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय के अंदर में, कि भैया हम ऊपर हैं, हम ऊपर हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इस तरह से क्लैश चलता था, ठीक है। रीजन क्या था कि दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे कि मैं ज्यादा महान हूं, ठीक है। पर वहीं पर कई जगह पे आलोचना दिखती है, जिसके अंदर में कहा जाता है कि ब्राह्मण आप अपने आप को कहते हो कि आप ऊंचे हो, जबकि आप दान दक्षिणा पे निर्भर करते हो। पर वहीं पर दूसरी तरफ ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए कहा जाता था कि आप कहते हो कि आप नीचे हो, जहां आप बार बार ब्राह्मण के पैर छूते हो, ठीक है, मतलब उनसे सलाह लेते हो। तो किस प्रकार का ऊंचाई, इस तरह से मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो लेसन का हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा दोस्तों, वो बौद्ध काल में भू सीमांकित राज्यों की उत्पत्ति के बारे में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सीमांकित राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है बौद्ध काल के अंतर्गत। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मौर्य साम्राज्य से लेकर बन जाता है कि उनकी राज्य, मौर्य साम्राज्य का किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति में योगदान रहा, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंदर में किस प्रकार राज्य का उत्पत्ति हुई, इसके बारे में। और गणसंघ और राजतंत्र में से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ज्यादातर टाइम्स बौद्ध काल और मौर्य साम्राज्य में से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं बौद्ध काल, तो दोस्तों यहाँ पे हम बौद्ध काल के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है, आप हिंदू धर्म के बारे में बात कर लो, किसी और धर्म के बारे में बात कर लो, बौद्ध काल के अंदर में ही भू सीमांकित राज्यों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और हमें पता कैसे चलता है? तो दोस्तों, जो बौद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, जब गौतम बुद्ध मौर्य साम्राज्य के अंदर में आए थे, तो मतलब जो मौर्य साम्राज्य के स्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था,
ठीक है। तो जैन धर्म के ग्रंथों में भी उनके बारे में जिक्र मिलता है, उनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जिक्र मिलता है कि किस प्रकार से उनके राज्य के अंदर में प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उसके जिक्र मिलता है, जिसके आधार पर हम कई सारी बातें बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय तो हमारे पास कोई ऐसा था नहीं टेलीविजन या फोन जिससे हम रिकॉर्ड करके रख ले। ठीक है, वीडियो क्लिप में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि भैया 2 साल बाद भी दिखा देंगे, ऐसा तो था नहीं। तो हम जो मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया तो जो उनके अनुयायी थे, ठीक है, उन्होंने उसके बारे में लिखा कि वहां का राज्य ऐसा था, ऐसा राजा था, उन्होंने ये अपना लिया, तो उसके बारे में लिखा जिससे हमें पता चलता है। तो सेम यहाँ पे जब चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज ही आगे चलकर जो अशोक सम्राट अशोक आए तो उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे भारत में प्रचार प्रसार के लिए अपने बच्चों को खुद भी लगे रहे। ठीक है, तो जिसके कारण से कई सारे अभिलेख लिखे गए बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है, और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है कि किस प्रकार से उनकी राज्य व्यवस्था थी, किस प्रकार से भू सीमांकित राज्यों की उत्पत्ति होना शुरू हो गई। अब यहाँ पे बात किया जाए कि भू सीमांकित राज्य होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर भू सीमांकित राज्य की बात करो तो जमीन का छोटा सा टुकड़ा, मान लो आप पहले रहते हो इधर, यहाँ पे रहते हो, ठीक है, और आप अकेले हो तो कोई जमीन कोई कब्जा नहीं है, आप जहां मर्जी तक घूमो, जहां मर्जी तक खेती करो, कोई लेना देना नहीं है। वहीं पे मान लो 2 लोग और आ गए, ठीक है, 2 लोग और आ गए तो भैया उन्हें भी तो चाहिए जगह। तो हमने बोला कि भैया एक काम करते हैं, जगह बांट लेते हैं आपस में, जिससे हमें दिक्कत ना हो, आप इतने दूर में खेती करना, मैं उतने दूर में खेती करूंगा। तो एक बंदे ने इधर से ऐसे ले लिया, दूसरे बंदे ने इधर से ले लिया, तीसरे बंदे ने इधर से ले लिया। तो जो ये सीमा डाली गई ना इसको जमीन के ऊपर में, इसको हम भू सीमांकित कहते हैं। ये तो एक छोटी सी जमीन के लिए की गई। यही अगर हम बड़े स्तर पर राज्य के बीच में करते हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इन सब राज्यों के बीच में अगर होता है तो ये भू सीमांकित राज्यों की उत्पत्ति कहलाएगा। ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में, और इसका आधार बनाने का मेन रीजन क्या हो जाता है दोस्तों, अगर इन सब चीजों के बारे में बात करो, मौर्य साम्राज्य के बारे में, बौद्ध काल के बारे में, तो मेन रीजन क्या आ जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य था उस समय के टाइम पर महाजनपदों की उत्पत्ति हुई थी। महाजनपद क्या होते हैं, तो महा मतलब बड़ा, जन मतलब लोग, पद मतलब स्थिति, जहां पर लोगों का समूह रहता हो बड़े मात्रा में, ठीक है, और बड़ा एरिया को कवर करता हो, उसको हम महाजनपद के तौर पे देखते थे। एक तरह से वो राजा के अंडर में ही कार्य करते थे। ठीक है, मान लो जैसे आप दिल्ली के अंदर में क्या होता है, एमएलए होते हैं, मतलब दिल्ली के ही अंदर नहीं, बहुत जगह पे, मतलब पूरे इंडिया में एमएलए वर्क करते हैं। ठीक है, विधायक जिसे हम बोलते हैं, तो विधायक के अंडर में निगम पार्षद होते हैं। ठीक है, और विधायक के ऊपर में सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस तरह से चलता है। और विधायक के पास एक पूरा प्रॉपर एक होता है कि आप, ये आपका विधानसभा है, इसके अंदर में आप वर्क करोगे। उसी तरह सांसद के ऊपर में थोड़ा सा बड़ा सा होता है कि आप इसके ऊपर वर्क करोगे। ठीक है, तो इस तरह से वो पूरा प्रोसेस चलता है कि जनपदों के अंदर में एक व्यक्ति के अंदर में सारा कुछ हो जाता है। जहां पे 3-4 व्यक्ति मिलकर अगर चलाते हैं तो गणसंघ कहलाता है। अगर वहीं पर एक सिंगल व्यक्ति पूरा रूल करता है, एक फैमिली रूल करती है, तो उसको हम राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ जो इस वीडियो में बताना है मैं यहाँ पे ही बता रहा हूँ आपको, सारा कुछ आपको जिससे समझ में आ जाए अच्छे से। और ये वीडियो जो है लेक्चर बेस है। ठीक है, तो मैं ज्यादातर पीडीएफ पे ना बोलकर ऐसे ही बोल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 16 महाजनपदों की बात करते हैं कि 16 महाजनपदों की उत्पत्ति हुई। तो अब ये 16 महाजनपद थे क्या, तो एक तरह से मान लो 16 बड़े बड़े राज्य, ठीक है, जिनको हम महाजनपद के तौर पर कहते थे। ठीक है, अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, तो अंग, मगध, वत्स्य, काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, सुरसेन, मत्स्य, गांधार, कंबोज, चेंडी, अवंती, अवसक, मल और वंजी, इस तरह करके टोटल 16 महाजनपद थे दोस्तों। ठीक है, इन 16 महाजनपद आपके बुक में डिटेल में दिया हुआ है कौन कौन से 16 महाजनपद थे, आप उसको एक बार देख लेना, जिससे आपको समझ में आ रहा हूँ फिगर आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीजें थी उसके अंदर में। ठीक है, और उसके बाद देखो ये 16 महाजनपद को जब मिलाया गया एक दूसरे से, ठीक है, तो पूरा मौर्य साम्राज्य बनता है। अगर आप यहाँ पे बेसिक जो आपका हमारा फर्स्ट पिक्चर ही है, ये इसका थंबनेल जो आप देखोगे, तो ये देखो ये सारे 16 महाजनपद है जितने भी है ना, उज्जैन देख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे पाटलिपुत्र, ये जो भी ये देख रहे हो ना, तक्षशिला, ये सारा पूरा महाजनपदों को मिलाकर बनाया गया। देखो ये आज का यहाँ पे पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान तक, ठीक है, पूरा सीमा फैली हुई थी मौर्य वंश की, ठीक है, मौर्य एम्पायर की। तो इस तरह से बनाया गया था इनको। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों, तो ये हमारा तो बेसिक डिटेल हो जाता है कि किस प्रकार से उत्पत्ति हुई। अब बौद्ध धर्म के हम बारे में बात क्यों करते हैं, तो बौद्ध धर्म के अंदर में इन सब चीजों के बारे में बताया गया। ठीक है, किस प्रकार से सारी चीजें चल रही थी। अब यहाँ पे एक चीज ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि भैया चलो समझ में आ गया कि राज्यों की उत्पत्ति हुई, बौद्ध धर्म में सब लिखा गया, पर उत्पत्ति हुई क्यों, क्यों का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अगर किसी चीज को लेकर क्यों का क्वेश्चन पूछते हो कि वाई ये ऐसा हुआ,
ठीक है, वाई अगर जैसी लाते हो ना तो आपको वहां पे आंसर मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि उत्पत्ति क्यों हुई, तो उत्पत्ति होने का मैंने कारण पहले ही बताया कि जब लोगों में वर्ण व्यवस्था हुआ, वर्ण व्यवस्था का शुरुआत हुई। ठीक है, वर्ण व्यवस्था मतलब क्या, जिसके अंदर में जातिवाद के आधार पर बांट दिया गया। शुरुआत में जातिवाद के आधार पर नहीं बांटा गया था, कर्म के आधार पर बांटा गया था, काम के आधार पर बांटा गया था। शुरुआत के अंदर में जब वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हुआ तो मान लो एक जगह पे 20 लोग रहते हैं, 20 लोगों में से कहा गया भैया 4 लोग जो बहुत हट्टे कट्टे थे, एकदम पहलवान टाइप के और लड़ने उड़ने में माहिर थे, तो उन्हें बोल दिया भैया आपसे आज क्षत्रिय हो, ठीक है, आप हमारी रक्षा का काम करोगे, तो भी मान गए। 2-3 लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, क्या बताएं उनकी इंटेलिजेंट की कहा था, तो उनको कह दिया गया भैया आज से आप ब्राह्मण हो, आप हमारे शिक्षा दोगे, तो भी मान गए। ठीक है, 5-7 लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा मतलब व्यापारी बिजनेस माइंडेड थे, तो उनको बोल दिया गया भैया आज से आप व्यापार करोगे, आज का आपका यही काम है, तो वो भी मान गए। ठीक है, तो वो वैश्य कहलाए। और उसके बाद जो बाकी डम बचे, जो इनको कुछ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आता भैया करना क्या है, ये चल क्या रहा है, तो उनको बोल दिया कि भैया आप आज से हमारी नीचे की सेवा करोगे, ठीक है, हमारे नीचे काम करोगे और हम सब तीनों वर्णों की देखभाल करोगे, तो वो भी एग्री हो गए। तो ये परिस्थिति किस प्रकार की थी कि जो अगर मान लो किसी वैश्य के घर में, किसी वैश्य के घर में अगर कोई बच्चा होता है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसे अपने आप ही क्षेत्रीय धर्म में चला जाना चाहिए था। पर इस तरह की चीजें बनाई गई थी। पर ये क्या हुआ कि भैया तुम्हारे पिताजी जो थे वो वैश्य थे, आपको भी उसमें रहना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी जो थे ब्राह्मण थे, तो आपको भी उसी में रहना पड़ेगा, भले ही उस बच्चे को कुछ ना आता हो। तो ये पूरा प्रोसेस अभी तक ऐसे ही चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से जब हम किसी भी चीज के अंदर में बंटवारा करने लग जाते हैं ना, तो अपने आप ही वो सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप अपने घर में ही रहते हो, घर में आप मान लो पूरी फैमिली रह रहे हो, तो वहां पे जब तक बंटवारा नहीं हुआ आपके घर में, तो आप सारे लोग एक साथ रहते हो। जैसे ही बंटवारा होगा घर के अंदर में ना, तो आप इधर से कोई दीवार खड़ी कर रहा है, कोई इधर से दीवार खड़ी कर रहा है, तो ये क्या हुआ, सीमा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब तक सब साथ में है तो एक ही चूल्हे पे खाना बन रहा है, जैसे ही बंटवारा हुआ तो भैया अलग अलग चूल्हा कर रहे हैं, चूल्हे को 2 टुकड़े में कर दिया। ठीक है, तो ये सीमा का निर्माण कहलाता है। तो स्तरीकरण जो थे, स्तरीकरण जो हुआ वो राज्य की उत्पत्ति का कारण बना। वर्ण जो व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था, उसके कारण से राज्य का उत्पत्ति का कारण बना। राज्य का राजस्व का उदय, राजस्व का उदय, जो टैक्स लिए जाते थे, ठीक है, कर व्यवस्था का निर्माण किया गया जनपदों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि राजा भाई अपने सैनिक उन सबको कहाँ खिलाएगा पिलाएगा, कैसे करेगा, तो उन सब के लिए क्या किया गया, कर व्यवस्था का आरंभ किया गया, जिसके कारण से भी राज्य का निर्माण हुआ। आप अगर सारी व्यवस्था दोगे, राजा ने क्या कहकर कर व्यवस्था लिया भाई, बोला भैया अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो जिम्मेदार कौन होगा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कुछ भी होगा मैं बचाऊंगा, पर इसके बदले में तुम्हें तो कुछ देना पड़ेगा ना, मैं इतना बड़ा सैनिक पालूंगा, ठीक है, इतने सारे मंत्री ये सब रखूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो मुझे तो उसके बदले में कुछ चाहिए। तो उसके लिए राजा ने टैक्स वसूलना शुरू किया। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था जब शुरुआत होने लगी तो ये धीरे धीरे राज्य का स्वरूप लेने लगता है। किले बंदी किए जाने लगे, ठीक है, स्थायी सेना बनाई जाने लगी, बस्तियां बनाई जाने लगी। तो इस तरह से सारा राज्य का निर्माण करता है, जो भूसीमांकित राज्य कहलाता है। दोस्तों मैंने आई होप सो 90% के करीब में आपको ये जो वीडियो इस पीडीएफ के अंदर में था, मैंने लेक्चर बेस पे समझा दिया है। अब थोड़ा सा फास्ट तौर पे बात करते हैं पीडीएफ के ऊपर में कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम रोमिला थापर की बात करते हैं, जो बहुत बड़ी मतलब आपकी कई सारी हिस्ट्री की बुक उनके बेस पे दिखेगी जिन्होंने लिखी है। आपको भी ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी उनकी कई सारी बुकों को पढ़ना होता है, रोमिला थापर की। ठीक है, तो उन्होंने भी राज्य को उदय को लेकर कुछ चीजें कही। तो राज्य को उदय का कारण क्या बताती हूँ, तो उन्होंने मानवीय अवधारणाओं की बात करी, ठीक है, राज्य का उदय के लिए, जिसमें वो कहती है कि वंशाक्रम समाज, जो वंश के आधार पर जो समाज चल रहा था, ठीक है, भैया मेरे पापा का पापा, मतलब जो मेरे पिता थे वो मैं हूँ, वो जो मैं हूँ वो मेरा बेटा होगा, मतलब क्षेत्रीय, तो ये भी क्षेत्रीय और ये भी क्षेत्रीय। ठीक है, इस तरह से वंश क्रम जो चल रहा था वो। और कौटुंबिक अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, फैमिली बिजनेस। ठीक है, जो मेरे पिता करते थे वो मैं करूंगा, जो मैं करता था वो मेरे बेटा करेगा, ठीक है, और जो वो करता था उसका बेटा करेगा। तो ये जो फैमिली बिजनेस था, ठीक है, इन सब के आधार पर जो समाज के अंदर में जो विकास हो रहे थे, उसके आधार पर जो राज्य की संरचना की गई, ठीक है, वही ये भूसीमांकित राज्य की उत्पत्ति का कारण बनता है। ये रोमिला थापर यहाँ पे कहती हैं। आपके बुक के अंदर में जो रोमिला थापर का है ना, बहुत अच्छे से आइडियोलॉजी दिखाया गया है। तो एक बार आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बार आप वहां पे जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको समझ में आए। और जो आपकी एमए की बुक है ना, इग्नू की, बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, आपको किसी सपोर्टिंग मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप उसे सही से पढ़ोगे तो। ठीक है, पर दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, आप हमारे वीडियो देख रहे हो, कहीं भी थोड़ा सा अगर हेल्प हो रहा है, तो यार 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ वीडियो बनाकर, आप भी मेरी हेल्प कीजिए यार, एक सब्सक्राइब कर। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर कर, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट करता है और हमारे पूरे ग्रुप को हेल्प होता है।
ठीक है, तो फटाफट जाइए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे आगे बात करें दोस्तों, तो जैसे बौद्ध धर्म के अंदर में क्या दिखाया गया कि समकालीन शक्तिशाली धार्मिक विचारों की प्रणाली थी, ठीक है, जिसके अंदर में राज्य व्यवस्था, गण संघ और राजतंत्र जैसी प्रकृति का उदय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। ठीक है, सीमांकित राज्यों के अंदर में ये सब चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। सामंती विचारों से प्रेरित बौद्ध संघ, जो सामंती विचारों से प्रेरित था बौद्ध संघ और मठ्ठी संस्था जो थी उनकी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा राज्यों के लिए उपयोगी था। उस समय जातीय वंशीय समूह की एकताबद्ध करने में सफल रहा। जो बौद्ध धर्म था वो जातीय और वंशीय समूह को एक करने में, एकता में लाने में उनमें सफल रहा। ठीक है, संघ भी अपने अस्तित्व के लिए सुदृढ़ थे। ठीक है, वो निर्भर थे एक दूसरे पे। मगध के राजा अजातशत्रु एवं अशोक मौर्य के बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। आपको पता होगा दोस्तों, जो मगध के राजा थे अशोक, सम्राट अशोक और अजातशत्रु, उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसके बाद उन्होंने उसका संरक्षण में योगदान दिया। इवन सम्राट अशोक ने तो अपने बच्चों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई देशों में भेजा। ठीक है, पूरे भारत में यात्रा करी, बौद्ध धर्म के मंदिर बनवाए, मठ बनवाए और अभिलेख लिखे गए। ठीक है, जिसके बेस पे हम आज ये बात करते हैं। इस विश्लेषण से ये भी कहा जाता है कि महाजनपद गणसंघ थे। ठीक है, यहाँ पे महाजनपद गणसंघ थे अथवा राजतंत्र थे। अब यहाँ पे दो चीज का दो नए वर्ड आ जाते हैं दोस्तों, गणसंघ और राजतंत्र, जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब गणसंघ होता क्या है और राजतंत्र होता क्या है। ठीक है, तो गणसंघ पहले देखते हैं, फिर राजतंत्र देखते हैं दोस्तों। तो गणसंघ की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो गणसंघ मतलब, गण मतलब होता है लोग, संघ मतलब होता है समूह। ठीक है, संघ मतलब होता है समूह, तो लोगों का समूह गणसंघ कहलाता है। जहां पर कुछ लोगों के समूह के द्वारा किसी राज्य को रेगुलेट किया जाता है, किसी महाजनपद को रेगुलेट किया जाता है, किसी जनपद को रेगुलेट किया जाता है, तो गणसंघ कहलाता है। वहीं पर अगर एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल फैमिली के द्वारा किसी राज्य, किसी जनपद को रेगुलेट किया जाए तो वो राजतंत्र कहलाता है। राजतंत्र आज के समय में, आज अगर वर्तमान के समय में उसकी डेफिनेशन देखा जाए तो एक तरह से कहते हैं भैया कि वो दादागिरी करना। ठीक है, एक तरह से दादागिरी करना, जो कहते हैं ना कि तानाशाही, एक तरह से मैं वर्ड भूल रहा था, तानाशाही। ठीक है, अगर कहीं पे राजतंत्र आ जाता है तो तानाशाही कहलाता है। किम जोंग उन के बारे में आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, किम जोंग उन कौन है, तो एक बड़े तानाशाह के तौर पे, जहां पे उसके हाथ में सारी पावर, उसकी फैमिली के हाथ में सारी पावर है। ठीक है, तो गणसंघ मतलब क्या, लोगों का समूह जो एक राज्य को, एक जनपद को रेगुलेट करता है, जहां पर एक से ज्यादा लोग रेगुलेट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो बौद्ध स्रोत पानी के करके जो अष्टामी अध्ययन के जो अष्टाध्यायी थे, ठीक है, तो मध्य गंगा घाटी में गण संघों के विषय में जानकारी देते हैं। अब देखो, गण संघ के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है भैया? क्या अशोक सम्राट हमें बताने के लिए आया था? बिल्कुल भी नहीं। या चंद्रगुप्त मौर्य जी आए थे बताने के लिए कि देखो विश्वजीत जी, आपके, मैं बता रहा हूं, आप यहाँ पे पढ़ाना। ठीक है, गणसंघ ऐसा ऐसा हुआ करता था, उन्होंने कभी आके बताया नहीं, हमें पता कैसे चला? तो जो बौद्ध धर्म के जो स्रोत थे, जो भी लिखे गए, अभिलेख लिखे गए या फिर उनकी किताबें छापी गई, जो भी थी ना, मतलब उनके स्रोत उनके अनुयायियों ने बनाई, ठीक है, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि गणसंघ ये होता था। और यहाँ पे पपानी क्या थे? एक संस्कृत भाषा के व्याकरण थे। ठीक है, जो वक्ता थे एक तरह से संस्कृत भाषा के, उन्होंने बहुत सारी लिखी है। आपने अगर एक बार विकिपीडिया पे जाओ, मैं थोड़ा सा, मैं भी फर्स्ट टाइम जब वर्ड सुना तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, तो एक बार आप विकिपीडिया पे जाओगे, थोड़ा सा पढ़ लेना गूगल पे, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि पपानी कौन थे। और बहुत ही ज्यादा बड़े संस्कृत के विद्वान के तौर पे देखे जाते थे, जिन्होंने गणसंघों और उनकी जो अष्टाध्यायी करके थे ना, मध्य गंगा घाटी के गणसंघों के बारे में लिखा अष्टाध्यायी में। ठीक है, तो ये चीज, मध्य गंगा घाटी में वंजी और गणसंघ राज्यों की संरचना सभी लक्षण पाए जाते हैं। जो मध्य गंगा घाटी के किनारे वाले जो महाजनपद हुआ करते थे, वहां पे गणसंघ की सभी लक्षण पाए जाते हैं, जिसके अंदर में वणजी महत्वपूर्ण होता है। वहीं पर अगर आप राजतंत्र देखोगे कि राजतंत्र किस किस जगह पे था, तो कौशल, मगध, गंधार, काशी, कौसंबी में सभी जगह पे राजतंत्र देखे गए। मगध की अगर बात करो तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की फैमिली हम ले लेते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उनके बाद उनके बेटे आए, फिर उनके बाद उनके बेटे आए, तो इस तरह से एक फैमिली का राज चल रहा है, तो वो राजतंत्र कहलाया। पर वहीं पे वणजी में ऐसा नहीं था। वहां पे क्या होता कि जो लीडर था वो चेंज हो रहा था, समय के अनुसार वो चेंज हो रहा था, बदल रहा था, तो वो राजतंत्र नहीं था। ठीक है, बौद्ध काल में राज्य प्रणाली दो वर्ग थे, राजतंत्र और गणसंघ। मैंने जो भी पहले बताया कि जो बौद्ध काल के टाइम पर हमें पता चलता है कि जो राजतंत्र प्रणाली थी वो दो वर्गों में बटा हुआ था। एक गणसंघ जहां पे लोगों का समूह रेगुलेट करता था, दूसरा राजतंत्र जहां पर एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर थी। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, तो गणसंघ की उत्पत्ति जो थी गंगा घाटी के प्रवासन संबंधित आबादी और दबाव वंशानुक्रम के
परिणाम था। जो मतलब गंगा घाटी के जो निचला क्षेत्र था ना, जहाँ पे अब मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर इन सब चीज़ों का उदय हुआ। ठीक है, गणसंघों का उदय हुआ। परिवर्तित वैदिक काल में क्षत्रिय कुल में विभाजन के कारण राजकुल के सदस्य किन्हीं अन्य क्षेत्रों में जाकर नया जनपद स्थापित करते थे। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता था ना, जो क्षेत्रीय कुल के लोग हुआ करते थे, अगर उनका विभाजन हो गया, बंटवारा कर दिया गया या कुछ भी हुआ, तो क्या करते थे, अपनी फैमिली को लेकर, उन लोगों को लेकर जो उनके सपोर्ट में थे, उनको ले जाकर कहीं पे अलग जनपद बसाकर रहते थे। ठीक है, वो एक तरह से वो जनपद का रूप ले लेता था। लोगों को इनवाइट किया जाता था कि भैया आप आओ, हमारे यहाँ पे रहो, ठीक है, हम आपको ज़मीन देंगे, ये देंगे, इस तरह से चीज़ें चलती थी। जनपद का नाम किसी क्षेत्रीय वंश के नाम पर रखा जाता था। अगर मान लो वो अलग जाके बसा रहे हैं, तो उसके बेस पे क्या होता था, जो उनका क्षत्रिय वंश का नाम होता था, उसके बेस पे उनका नाम रखा जाता था। कई वंश कुल के समूह जन बनता था। मतलब कुल वंशों के समूह को, कई कुल वंशों के समूह से जन बनता था। जिस क्षेत्र में वो बस्ती बनाते थे वो उसे जनपद कहते थे। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्थान, जहां वंश अपने समूह को पद रखते थे। साक्य, कौलिन और लिच्छवी कुल वंश के इसी प्रकार अस्तित्व में आए। ठीक है, यहाँ पे हम ये बात करते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें राजतंत्र के बारे में, तो राजतंत्र मैंने बता ही दिया आपको राजतंत्र होता क्या है। तो राजतंत्र का जो सबसे बड़ा उदाहरण दिखता है दोस्तों, मगध और कौशल जैसे राज्य में दिखता है, जो जनपद के अंतर्गत ग्राम, बाजार, नगर, कस्बे शामिल हो गए, जिसके अंदर में राजस्व प्रशासन की प्रणाली उपस्थित थी और पता चलता है। दोस्तों ये सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है गणसंघ में भी और राजतंत्र में भी, पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है कि शासक जो रेगुलेट करता है राज्य को, जो जनपद को रेगुलेट करता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, उनकी पॉलिसी में थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। ठीक है, सत्ता में कुछ ऐसे परिवर्तन ना हासिल कि जिससे समाज में उच्चतम स्थान नहीं था। जैसे देखो, सत्ता में कुछ परिवर्तन नहीं होता, पहली बात राजतंत्रों में, क्योंकि एक ही व्यक्ति और उसकी फैमिली ही रूल करेगी। कोई इलेक्शन जैसा होता नहीं है कि भैया अब आप बहुत टाइम जी लिए, चलो अब इसको बना दो, ऐसा नहीं होता। जैसे अब इंडिया में क्या है, 5 साल पे चेंज होता है, जो भी लीडर होगा चेंज हो जाएगा, पर वहां पे इस तरह नहीं था, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो उसको हम राजतंत्र कहते हैं, जिसके कारण से मतलब परिवारों ने ही हासिल करी। ठीक है, और समाज में उच्चतम स्थान नहीं माना जाता था। जो लोग थे, आलोचना करने वाले बहुत आते थे कि भैया आप काबिल भी नहीं उसके और आप उसके बन रहे हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती थी। समझ में आ रहा है, जो मतलब उसके लायक ही नहीं है और उसको आप राजा बना दो, तो कैसे रेगुलेट करेगा। आपने गेम ऑफ थ्रोन देखा होगा। ठीक है, तो गेम ऑफ थ्रोन के अंदर में भी क्या होता है कि जब उसका जो मतलब विंटरफेल का जो मालिक होता है, वो जब जाता है राजा से मिलने के लिए लैनिस्टर्स के पास, तो वहाँ पे क्या होता है, जो राजा होता है उसका दोस्त वो मर जाता है। उसके बाद उसके बेटे को बना दिया जाता है। ठीक है, बेटे को बना दिया जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता, वो सिर्फ मारना पीटना जानता है। ठीक है, और कुछ आता नहीं है, तो वो मतलब लायक राजा नहीं था। ठीक है, फिर उसकी माँ बनती है, वो भी उस तरह की बनती है, उस सब पे तानाशाही करने में लगी रहती है। तो ये बाद में जब टेनी लैनिस्टर क्या करता है कि बाद में जब उस लास्ट में जो 8th पार्ट है, 8th सीजन है, उसमें क्या करता है कि वो जो विंटरफेल का जो होता है, जो अपंग बन जाता है, ठीक है, तो उसको जब राजा बनाता है, फिर उसमें इलेक्शन जैसी विधि का निर्माण करता है कि भैया इस तरह से इलेक्शन होगा, तब वहाँ पे जाकर डेमोक्रेसी शुरुआत होती है। तब वहाँ पे गणसंघ के तौर पे चलता है, जहाँ पे 5-7 लोग मिलकर उसको रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कौशल और मगध जैसे भूस्वामो गृहपति थे। गृहपति मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जमीन के मालिक। ठीक है, वे स्वयं कृषि करते थे और अन्य पट्टीदारों का श्रम का उपयोग करते थे। अब जो गणसंघ वाले क्या होते हैं कि भैया वो खुद ही कृषि करते हैं या दूसरों पे निर्भर होते हैं, या दूसरों पे बड़ी बड़ी जमीन होती है तो दूसरों को दे देते हैं कि भैया तुम कृषि करो। पर राजतंत्र वाले में क्या होता है, वो खुद तो कृषि करते नहीं और दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि वो राजतंत्र पे चल रहे हैं। ठीक है, एक तरह से दादागिरी जैसा काम चल रहा होता है। राज्य में भी कृषि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। बंजर भूमि कृषि योग्य बनाया जाता था। ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार और राजतंत्रीय राज्यों में काफी मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन हो गया था। ठीक है, इस तरह से बढ़ाया जाता था उत्पादन को, और कृषि पे ही ज्यादातर निर्भर थे। जितने भी लोग थे ना वहां पे उस टाइम पे कृषि पे ही निर्भर देखने के लिए मिलता था। दोस्तों यहाँ पे आप सभी से एक क्वेश्चन है कि इंडिका नामक जो पुस्तक थी वो किसने लिखी है, आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको आंसर पता है तो। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है आपको कमेंट करके बताना है। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर में हम बात कर रहे हैं राज्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, क्षेत्रीय राज्य से साम्राज्य कैसे बने। तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने की जरूरत क्या है, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर रीजन क्या है कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पे ही देखा गया, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे, जो जनपद थे, उसको मिलाकर एक साम्राज्य बनाया गया, बड़ा साम्राज्य बनाया गया। ठीक है, तो क्षेत्रीय राज्य से साम्राज्य तक का सफर, इस तरह से हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं।
ठीक है। तो इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है, किन किन चीजों से पता चलता है? सबसे पहले स्रोत क्या है हमारा, तो स्रोत में आ जाता है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, इंडिका नामक पुस्तक, ठीक है, अशोक के शिलालेख, और जो बौद्ध धर्म जैन धर्म के जो वहां पे जो उस समय के पुस्तक थे, त्रिपिटक सूत्रपिटक करके बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी, उस समय से पता चलता है। ठीक है, जो उस समय के पुराण थे वो लिखे गए थे, यात्रा वृत्तांत जो यात्री आया करते थे उस समय, ठीक है, अलग अलग देशों से भेजे जाते थे या हम भेजते थे, तो उनके द्वारा जो उस समय यात्रा वृत्तांत लिखा गया था उन सब के जरिए हमें पता चलता है। ठीक है, समझ में आता है? तो आप मुझे बताओगे इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र, जैसे कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो सलाहकार थे उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। चाणक्य जी के बारे में आप बहुत अच्छे जानते हो, ठीक है, आर्यभट्ट चाणक्य, तो इन्होंने लिखी। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि काफी समय तक मतलब जो ये शिलालेख ये सब थे, ये सब चीजों को लेकर मौर्य साम्राज्य में मतलब जो अलग अलग विचारक हैं, हिस्ट्री जो पढ़ते हैं उन सब में मतभेद रहा है। ठीक है, वो एक जगह सम्मत नहीं होते कि भैया ये सही था ये गलत था, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं। पर वहीं पर अशोक के जो अभिलेख थे देश भर में फैले हुए थे, ठीक है, वे सभी भू सीमांकित क्षेत्र में जहां जहां पे उनकी सीमा थी वहां वहां पे अशोक के अभिलेख लिखे गए थे, बनाए गए थे, लगाए गए थे, जिससे ये पता चलता है एक तरह से पूरी तरह से प्रशासनिक ढांचा नहीं था, मतलब ये पूरा राज्य के तौर पे दिखता था। ठीक है, आगे बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे डीपली बात करें मौर्य वंश के बारे में, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। ठीक है, तो उसे याद रखना, शायद मैंने पीछे शायद गलत नाम बोल दिया था, तो एक बार देख लेना। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जिन्होंने 7 तत्वों का वर्णन किया था कि किसी भी राज्य के लिए जो जरूरी होती है वो 7 तत्व जरूरी होते हैं और इन 7 तत्वों से ही मिलकर राज्य बनता है। 7 तत्व कौन कौन से बताए थे उन्होंने? तो स्वामी जो राजा होता है, आमत्य मंत्री, जनपद, ठीक है, जो राज्य या राष्ट्र जो हम कहते हैं राज्य, ठीक है, दुर्ग किला पुर, ठीक है, कोष मतलब जो धन, ठीक है, दंड जो हम न्याय जो हम करते हैं वो, और मित्र जो हमारे दोस्त हैं। ठीक है, इस तरह से 7 चीजों से मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है। तो इन 7 चीजों में जिसमें स्वामी का सब मतलब हो जाता है राजा, ठीक है, आमत्य एक तरह से प्रशासनिक समूह था, ठीक है, जो मंत्री वंत्री जितने भी होते हैं वो, जनपद के लिए भू जमीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो जनपद एक इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, जिसमें कृषि करने के लिए सिंचाई भूमि ये सब चीजों के लिए जनपद जरूरी है। ठीक है, दुर्ग से आशय क्या था कि राजधानी राज्य, ठीक है, जो राज्य की राजधानी होता है वो, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे शिल्पकार अलग अलग तरह से राजनीतिक व्यवस्थाएं और केंद्र बनाए जाते थे। साथ साथ में हम बात करें कोष से तात्पर्य क्या है, तो राजस्व जहाँ पे जमा किया जाता था, जहाँ पे धन इकट्ठा किया जाता था वो। दंड से मतलब क्या कि जैसे किस तरह से वर्गीकृत किया जाए कि भैया ये वाला सजा इसको देना है, ये वाला सजा उसको देना है, तो उसके लिए दंड का निर्माण किया गया, जिससे राज्य को सही तरह से रेगुलेट किया जाए कि अगर मान लो कोई कमी रहता है, कोई गलती करता है तो उसको उसके हिसाब से सजा दिया जाए। मित्र से आशय था दोस्त, जहाँ पे सभी मिलकर सप्तांग राज्य का निर्माण करते हैं। तो इन 7 चीजों की जरूरत थी। ठीक है, जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी कौटिल्य द्वारा, उसमें बताया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो मेगास्थनीज एक ट्रेवलर था, ठीक है, जो मेगास्थनीज एक मतलब राजदूत था, सॉरी ट्रेवलर कह रहा हूं मैं, एक राजदूत था, ठीक है, मेगास्थनीज। तो उसके कथन में भी उसने अपनी एक बुक लिखी, उसमें भी एक बताया गया कि राजा भूस्वामी तथा जो भूमि पर खेती करता था, ठीक है, जो भूमि पर खेती करता था, वाणिज्य राजा का एकाधिकार होता था। जो वाणिज्य जो भी थे कमर्शियल था ना, उन पे राजा का एकाधिकार नहीं था, परंतु सभी राज्य उनसे जुड़ा हुआ था। ठीक है, राजा क्या करता था, वो कभी भी नहीं कहता था कि भैया 16 महाजनपद का राजा मैं हूं तो सब कुछ मेरा हुआ, ऐसा नहीं कहता था। कहता भैया देखो जनपद आपको दे रहा हूं ना, आपके पास थोड़ी सी सैनिक भी होगी, अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो आप मान लो, देखो मैं समझाता हूं आपको सिंपल वे में, ये पूरा मेरा जनपद है 16 महाजनपद को मिलाकर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे बीच में राजधानी में रह रहा हूँ। अगर मान लो इस जगह पे हमला हुआ तो जब तक मैं सेना लेके पहुंचूंगा वो बंदा तो इतना दूर में कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 16 महाजनपद के पास थोड़ा थोड़ा सैनिक दे दिया कि अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो आप मुझे खबर दोगे और जब तक मैं पहुंचूंगा, जब तक तुम संभालोगे, फिर हम देखेंगे और उसको हरा देंगे। तो बदले में मैं क्या करूंगा, तुम्हारे सबकी सुरक्षा भी दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता था, जनपदों से टैक्स वसूला जाता था, खेती के जो किए जाते थे उसके धान जो भी होता था वो लिया जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, राज्य कृषि व्यापार में सब करने में प्रबंधे भूमिका निभाती थी, तो ये सारा चीज यहाँ पे देखा जाता, तो जो मेगास्थनीज की बुक में दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी पूरी वीडियो थी आपकी एमए हिस्ट्री की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों एक चीज़ और, यार हमारे चैनल जो दी इन है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और वीडियो डालने के लिए। ठीक है, और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ वीडियो बनाकर, ठीक है, आपको पढ़ाकर, तो आप हमारी हेल्प कीजिए सब्सक्राइब कर शेयर करके लाइक करके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।